बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नो जीनियर। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा मेन फोकस इस बात पे होगा कि जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। ये बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनमें जो इनका वर्ड अगर आप देखो तो इनको दो डिफरेंट वर्ड से नाम दिया जाता है। एक वर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी और एक है सस्टेनेबल एनर्जी। ये दो डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की तरफ जाओ तो जो वर्ड रिन्यूएबल है इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो तो ये आप हिस्सा देखो तो ये रीन्यू से निकला हुआ है। रीन्यू का मतलब ये है कि अगर मैं कि कोई पावर या कोई चीज़ जनरेट करता हूँ इस सोर्स से तो ये दोबारा ये सोर्स को कुछ नहीं होगा, ये सोर्स वैसी की वैसी ही रहेगी। जिस तरह कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं उनमें जिस तरह हमारे पास सोलर है, अब सोलर की लाइट से मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँ तो वो लाइट को मैं दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ, उस लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह विंड से मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँ तो विंड एनर्जी आई और उससे पंखा चल गया और उस पंखे के से मैंने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, लेकिन विंड एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो रिन्यूएबल वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ होता है ऐसी सोर्सेज के लिए जिनको हम कंज्यूम भी कर लें लेकिन बेसिकली उस सोर्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, जिस तरह वाटर है। सस्टेनेबल वर्ड ऐसी सोर्सेज के लिए यूज़ होता है जो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो, यानी कि ऐसी सोर्सेज जो इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन ना क्रिएट करे या जो पोल्यूशन वो क्रिएट करे वो बड़ी माइनर सी हो, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट ना करे, उनके बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे, तो वो वर्ड जो है वो सस्टेनेबल में आ जाता है। तो इसलिए ये दोनों को तकरीबन इकट्ठा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी फ़र्क भी पड़ेगा। कुछ सोर्सेज ऐसी होती हैं जो फिजिकली तौर पे रिन्यूएबल नहीं होती, उनको बर्न किया जाता है लेकिन वो सस्टेनेबल होती हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे भी कि ये चीज़ें फ़र्क क्या डालती। एनीवेज, अगर आप इन रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं तो जो सबसे पहले आती है वो सोलर आती है। अगर सोलर को कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीकों से सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सोलर हीट से और एक सोलर की लाइट से। जो सोलर की लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे फोटोवोल्टाइक कहते हैं। फोटो मीन लाइट और वोल्टाइक मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फोटोवोल्टाइक सिस्टम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी जो सोलर की टाइप है उसे हीटिंग कहते हैं, यानी कि सोलर से हीट भी निकल रही, अगर मैं उसे कंसंट्रेट कर लूँ किसी जगह पे तो वो हीट जो है वो उस हीट से मैं स्टीम प्रोड्यूस करूँ और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँ तो उससे उसको सोलर हीटिंग कहते हैं। इसमें दो किस्म के मेथडोलॉजीज यूज़ होती हैं। एक मेथडोलॉजी को कहते हैं पीवीटी, यानी कि एक कुछ सोलर पैनल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो पीवी के लिए और टेम्परेचर दोनों के लिए वर्क करते हैं, यानी कि वो पीवी पैनल यानी कि लाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और टी जो है वो टेम्परेचर से निकला हुआ है तो वो थर्मल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज़ जो काम वर्किंग की जाती है सोलर में थर्मल से, उसे कहते हैं सीएसपी, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिशेस लगी होती हैं, उन डिशेस को से हम लाइट को कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट करके किसी एक पॉइंट पे ले जाते हैं और वो जब कंसंट्रेट होती है तो वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर देती है। दूसरी टाइप जो रिन्यूएबल की आती है उसे कहते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो कॉमन आपको नज़र आता है वो सिंपल एक पंखा लगा हुआ है, क्योंकि उस पंखे की हम हाइट इतनी ऊंची कर देते हैं कि वो जो है इन्वायरमेंट के अंदर विंड को ले और उसे रोटेट करे। उस जो रोटेशन ऑफ रोटेटरी पावर होती है या मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तीसरी आती है बायोमास। बायोमास में दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक बायो गैस आती है और एक बायोमास आती है, दोनों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास क्या है? बायोमास ये है कि हमारे पास म्यूनसिपल वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप से आ रहा है, गन्ने के क्रॉप से आ रहा है, राइस के क्रॉप से आ रहा है, गंदम के क्रॉप से आ रहा है, किसी भी क्रॉप से आ रहा है, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट।
या म्यूनसिपल वेस्ट जो हमारे पास घरों से निकल रहा है, एग्री जो ऐसा वेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है लेकिन घरों से निकल रहा है, जिस तरह किचन वेस्ट वगैरह आ जाता है। तीसरा वेस्ट अगर हम कहें कि भाई जो हमारे पास आ जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी समटाइम आ जाता है, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह के से रेलिमेंट कॉटन वगैरह आ जाती है। तो ये वो वेस्ट है जो बर्नेबल होता है, इसको हम बर्न करके उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उस वेस्ट को बर्न नहीं करते, उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि एक सर्टन टाइम पे इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल के उसका केमिकल रिएक्शन करके वो डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो वो हीट, वो गैस प्रोड्यूस करता है। वो गैस को हम बर्न करते हैं, उस गैस को बर्न करने के साथ उस गैस से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों मैकेनिज्म, बायोमास और बायोगैस, दोनों मैकेनिज्म यूज होते हैं। जियोथर्मल हम क्या है कि ज़मीन की हीट को लेके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो हाइड्रो क्या है कि ये डैम तो नहीं है, ये छोटा जो रन ऑफ द रिवर में हम मैकेनिज्म बना के करते हैं, उसको माइक्रो हाइड्रो कहते हैं। इसी तरह फ्यूल सेल आता है। फ्यूल सेल बैटरी की तरह का कंपोनेंट है। फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है, ये पूरा फिनोमेना अभी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। इसी तरह ओशन और टाइडल एनर्जी है। ओशन और टाइडल क्या है कि जो टाइड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ टरबाइन लगा के वो टरबाइन रोटेट करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इथेनॉल है। इथेनॉल बेसिकली गन्ने से प्रोड्यूस होता है और गन्ने से जो उस एथेनॉल को हम बर्न करें तो वो एज ए फ्यूल एक्ट करता है, फर्नेस ऑयल की तरह हमारे पास ये वर्किंग करता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास है। सही है। अब एक एक करके मैं इनको थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको। सही है ना। तो सबसे पहली टाइप आएगी जिसे हम कहते हैं टाइडल और ओशन एनर्जी, जो कॉमनली यूज होती है। ये बेसिकली आप अगर देखो तो सी के कॉर्नर्स पे हमारे पास टाइड्स बन रहे हैं। कॉर्नर्स तो नहीं कहते, साइड्स पे टाइड्स बन रहे हैं। वो टाइड्स के आगे हम एक सर्टन लेवल का मैकेनिज्म लगा के, टरबाइन लगा के, वो टाइड्स जब आते हैं उन टाइड्स की बेस पे जो हैं वो हल्की की टरबाइन रोटेट करने लग पड़ती है। उस टरबाइन की रोटेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। सही है। ये हमारे पास टाइडल एनर्जी आती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप आती है इसे माइक्रो हाइडल कहते हैं। माइक्रो हाइडल बेसिकली क्या है कि हमारे पास, हम इसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये आप, अगर इसको मैं मार्क करूं, इस डायग्राम को अगर मैं मार्क करूं तो ये देखो कि भाई ये हमारे पास रिवर आ रहा है। ये हमारे पास वो कैनाल या कोई रिवर है। हमने क्या किया है कि यहाँ से जो पानी जा रहा है, इस पानी को एक सब्स्टिट्यूट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। वो जो पाथ प्रोवाइड हुआ है ये किसी फोरवे या कोई रेजरवायर, छोटा सा रेजरवायर है, उसके अंदर डाल दिया। अब उस रेजरवायर के आगे हमने एक पाइप लगाया है जिसको हम पेन स्टोक कहते हैं। उस पेन स्टोक के अंदर, उस पेन स्टोक के साथ उसके अंदर पानी है और उस पानी के प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके कंट्रोल करने के बाद आगे हम पावर हाउस लगाते हैं उसके, यानी कि इसके आगे टरबाइन लगी होगी यहाँ पे, और टरबाइन के साथ ऑल्टरनेटर लगा होगा, ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इलाके आते हैं जिधर पानी काफ़ी प्रेशर से आ रहा होता है। तो उस प्रेशर को भी हम यूटिलाइज़ करके, क्योंकि वो ऊंचे लेवल से आ रहा है, उस प्रेशर को यूटिलाइज़ करके उसके आगे अगर हम टरबाइन या वाटर के प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो आउटपुट पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो हाइडल, यानी कि छोटे लेवल पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही है। अब अगर आप देखो हाइड्रो पावर को देखो, जो मैकेनिज्म पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा है उसकी परसेंटेज के लिहाज से देखो तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस हो रही है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, फिर इंडिया, रशिया और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और तकरीबन जो कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो हाइड्रो पावर से जो है अच्छी खासी कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रो पावर में एक तो डैम वाला मैकेनिज्म आता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अभी हम क्योंकि माइक्रो हाइडल की बात करें वो डिफरेंट है। ठीक है ना। इसी तरह जो आप अगर डेटा वाइज देखो तो गीगावाट में देखो तो जो हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 300 गीगावाट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस डाटा को देखो तो ये 2016 का डाटा है। अब इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ का आ जाता है। अब जो दूसरी सोर्स हमारे पास आ जाती है इसे बायोमास कहते हैं। बायोमास मैंने आपको बताया कि बायोमास दो किस्म के तरीक़ों से चलती है, एक बायोगैस के फिनोमिना पे चलती है, एक बायोमास के फिनोमिना पे चलती है।
अगर मैं बायोमास की ही बात करूं तो बायोमास में कॉमन जो मटेरियल्स आते हैं वो वुड आती है, ग्रास आ जाती हैं, हर्ब्स आ जाती हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, एनिमल की वेस्ट आ जाती है, एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाती है, फॉरेस्ट्री या रेजिड्यू आ जाता है, फिर उसके बाद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाती है, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाती है, फिर वेजिटेबल ऑयल आ जाता है, सेवेज आ जाता है। ये डिफरेंट किस्म के जो हैं फ्यूल हैं जो बायोमास के लिए यूज़ होते हैं। ये कंपैरेटिवली चीप होते हैं और इनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन की बेस पे हम दोनों मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम इससे गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हम इसको बर्न करके हीट भी प्रोड्यूस और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है ना। और दूसरी चीज़ ये कंपैरेटिवली इतनी इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करती जितना हम अगर दूसरे फॉसल फ्यूल्स वगैरह की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड उस लेवल की नहीं प्रोड्यूस करती। सही है ना। कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो अगर आप डेटा वाइज देखो तो जो अगर हम देखें तो हमारे जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बायोमास का फ्यूल अवेलेबल है। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो 15% कंट्रीब्यूशन है बायोमास की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस करने में। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में बायोमास से हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि जो एनिमल वेस्ट होता है उसे ड्राई किया जाता है और उसको बर्न करके उसे हीट प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती। लेकिन आप अगर कैपेसिटी वाइज देखो तो जो है क्या नाम है 58 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थी 2013 में, और 2020 में ये 82 गीगावाट है 2020 में बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। सही है ना। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में अगर आप देखो तो जो अर्बन एरियाज़ में हमारे पास सॉलिड वेस्ट, सिर्फ सॉलिड वेस्ट की बात करूं तो 55,000 टन सॉलिड वेस्ट डेली बेसिस पे क्रिएट होता है, सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात करें। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास एनिमल डंक है, तो अच्छा खासा वेस्ट अवेलेबल है, लेकिन एक कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके तहत हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर हम कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लें तो हमारा जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी है वो हम बायोमास से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से जितना वेस्ट पाकिस्तान के पास अवेलेबल है अगर तरीके से इसे मैनेज किया जाए तो बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंजीनियर्स के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जबकि कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया जैसी कंट्री भी जो है वो बायोमास से अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे। सही है ना। इसी तरह अगर मैं बायोगैस प्लांट की बात करूं जो हमारे पास हमारी पॉलिसी बनी हुई थी कि भाई बायोगैस प्लांट 3500 बायोगैस प्लांट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगने हैं, तो वो लगे भी, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो उस लेवल पे मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म हो सका। सही है ना। अब हम अगर वर्ल्ड के हिसाब से इसको देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें, तो जो पूरी दुनिया में 85.9% फ्यूल जो है वो नॉन बायोमास है, जबकि 14.1% बायोमास है। अब बायोमास में देखें तो जो ट्रेडिशनल बायोमास है वो 9.1% है, मॉडर्न हीटिंग जो बिल्डिंग से रेलिवेंट है वो 1.2 है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन कर रहा है। अब एक चीज़ ये देखना कि ये एनर्जी जनरेशन है, तो एनर्जी जनरेशन में तो बात होती है कि हीटिंग भी हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी भी, तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो 0.4 है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन देखी जाए 0.8 है, मॉडर्न हीटिंग देखी जाए तो 2.5 है, लेकिन बाकी सारा काम बायोमास से जो लिया जा रहा है वो हीटिंग का लिया जा रहा है। आप अगर ये देखो तो जो कंट्रीब्यूशन आ रही है बायोमास की वो हीटिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और एंड पे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंट्रीब्यूशन इस तरह। फिर हमारे पास आता था जियोथर्मल का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि अब एक सर्टन डेप्थ पे हम अर्थ के चले जाएं तो उसमें हीट होती है, अगर मैं उस हीट को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लूँ तो ये जियोथर्मल मैकेनिज्म बनता है। सही है ना। तो ये अगर आप डेप्थ की बात करें तो ये देखो ये हमारे पास आता है कि अगर 3 to 4 किलोमीटर चले जाएं तो ये हमारे पास हॉट जो है 1000 डिग्री या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर मिल जाता है, और उस टेम्परेचर की बेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूएसए, जापान, रशिया, न्यूजीलैंड, इटली एंड मैक्सिको ये जियोथर्मल पे कॉमनली प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। इवन चाइना
और इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल से थोड़ी बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जियोथर्मल को अगर इसकी देखी जाए कैपेसिटी वाइज देखा जाए या लोग जो यूज़ कर रहे हैं अप टिल 2016 यानी कि जो रिपोर्ट मेरे पास थी उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये 3500 मेगावाट या 3.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बायो जियोथर्मल से यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आप देखें तो फिलिपाइन है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटली, टर्की, आइलैंड, कीनिया, जापान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस तरह अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। फिर हमारे पास आ जाती है सोलर। सोलर को अगर हम इस तरह कैटेगराइज करें कि भाई 2012 से पहले सोलर का ट्रेंड क्या था और 2012 के बाद सोलर का ट्रेंड क्या है, तो बड़ा फ़र्क है। सोलर जैसे जैसे ग्रेजुअली ये सस्ता होता जा रहा है वैसे वैसे इसका ट्रेंड ज़्यादा चलता जा रहा है। जिस तरह अगर आप 2018, 19 और 20 की बात करें तो 2018, 19, 20 में पूरी दुनिया के अंदर नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्पीड से बढ़ा। स्पेसिफिकली जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह है, इसके अंदर ये पॉलिसीज़ बनी, तो इसकी वजह से इसके अंदर सोलर के अंदर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर सोलर की प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो पहले क्या था कि एक सिंगल वॉट भी 10 या $20 का मिलता था। अब क्या हुआ है, एक सिंगल वॉट 0.2 सेंट का मिल जाता है। अब जब हमारे पास पैनल इतने सस्ते हो जाते हैं तो इससे सोलर एनर्जी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल कंपोजिशन नहीं है, कोई बर्निंग वगैरह नहीं है, तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इसलिए से भी अच्छा है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या हम अगर देखें इसको ये बात कह दी जाती है कि भाई हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट जो है जो हम पे कर रहे हैं सोलर की, ये कब मतलब कि ये प्रॉफिट कितना देगी। तो एवरेज प्रॉफिट जो सोलर की एनर्जी से निकाला जाता है वो 24% निकाला जाता है पर ईयर के हिसाब से। तो इसलिए आज से बड़ी रीज़नेबल बनती है सोलर एनर्जी कि एक तो ये क्लीन एनर्जी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, इसकी मेंटेनेंस बहुत थोड़ी है, 5 to 10 ईयर इसकी वारंटी होती है। तो इसलिए आज से ये बड़ी आउटस्टैंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो भाई 3.6 इंटू 10⁻20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है सोलर से। सही है ना। तो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसे कहते हैं सोलर इरेडियंस, यानी कि कितने एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो सोलर इरेडियंस जो है वो हम लोग देखें तो वो हमारे पास जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे पास सी लेवल पे जो सोलर इरेडियंस आती है वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हर कंट्री में कितनी को इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस की जा सकती है। अब कंट्री वाइज देखा जाए तो ये देखें कि भाई गीगावाट्स में 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, ये 2016 की बात है। जबकि 2018-19 में देखें तो वो 400 गीगावाट के करीब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सोलर से। सही है ना। कंट्री वाइज देखा जाए तो आप यहाँ पे देखो तो ईयर वाइज देखा जाए तो ये देखो ये 2000 आप अगर देखो 2006 में देखो 6 गीगावाट है, फिर 7, 8, 9, 10, तो आप देखो कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अगर हम 2020 या 2021 की बात कर लें तो ये 500-600 गीगावाट तक चली गई हुई है बात। तो ये अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है सोलर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो चाइना की है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, फिर जापान है, फिर इंडिया है, फिर जो बाकी 6 कंट्रीज़ हैं जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, चिली, ये इतनी प्रोड्यूस करे, बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही है ना। तो इसके बाद जो दूसरी टाइप आती है, मैं सोलर से ही बात करूँ तो सोलर में जो दूसरी टाइप आती है उसे कहते हैं सोलर थर्मल, यानी कि थर्मल से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, यानी कि सोलर की हीट से प्रोड्यूस करनी है। जो सोलर की हीट के कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है वो है 4.8 गीगावाट पूरी दुनिया में प्रोड्यूस की जा रही है। जबकि उसमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो सोलर हीट पे सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस हो रही है पूरी दुनिया में वो स्पेन में प्रोड्यूस हो रही है। बाकी यूनाइटेड स्टेट और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये कॉमन नहीं हुआ। सही है ना। तो इसी तरह सोलर वाटर हीटर यानी कि सोलर गीजर्स जो है ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है। अगर मैं सोलर गीजर के हिसाब से देखूं तो 456 गीगावाट थर्मल हीट प्रोड्यूस करें। आप इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ही इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा सोलर से हम बेनिफिट ले रहे हैं वो वाटर गीजर्स का ले रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह लो, एनर्जी ट्रांसफ़र करने में यूज़ हो रहा है।
सही है ना। तो ये डिफरेंट किस्म की वो हैं कि भाई अगर हम सोलर से वाटर हीटिंग करें या सोलर थर्मल है लेकिन वाटर हीटिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेशन करें तो उसमें ये फिर कंट्री वाइज कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखें तो ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये 1891 में ये कॉन्सेप्ट कॉमन हुआ था। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा वो डेनमार्क की है, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सही है। तो विंड एनर्जी को अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, विंड की स्पीड से काइनेट वो जो है काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको वो लेता है और उससे उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो बेसिकली विंड हॉट एरिया से जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं जो हॉट होते हैं यानी कि सनी एरियाज हो जाते हैं, कुछ एरिया कोल्ड एरियाज हो जाते हैं जिस तरह सी वगैरह का। तो हमारी जो एयर फ्लो है वो हम अगर देखें तो वो हमारे पास हॉट से निकल के कोल्ड की तरफ जाती है यानी कि एयर फ्लो टूवर्ड कोल्ड जा रही होती है एनर्जी। तो वो होता क्या है कि भाई डेजर्ट एरिया और फिर उससे टूवर्ड सी की तरफ एक कोस्टल एक हमारे पास एक कॉरिडोर बन जाता है, उस कॉरिडोर को नॉर्मली विंड कॉरिडोर कह देते हैं। और तकरीबन हर वो कंट्री जिसमें सी है, जिसमें पानी है या डेजर्ट्स वगैरह है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कॉरिडोर्स बने हुए हैं। और NREL जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज हैं उन्होंने ये कॉरिडोर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं हर कंट्री में। डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम विंड टरबाइन लगाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। हर एरिया में विंड टरबाइन नहीं लगती, जिधर विंड है या जिधर कंटिन्यूसली विंड चल रही है उधर ही विंड टरबाइन लगेगी। सही है ना। तो अगर जो स्टैटिस्टिकली देखें तो जो 282 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2012 तक प्रोड्यूस हो रही थी। और अगर हम आजकल के डाटा को देखें तो ये 500 से अबव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस विंड से। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एरिया अवेलेबल है जिसमें कॉरिडोर है जिसमें विंड टरबाइन लगाई जा सकती है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रही है वो 487 है, ये अप टिल 2016 है। अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 2006 से शुरू होकर 2016 तक जा रहा है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है विंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। सही है ना। कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर जर्मनी, इंडिया, स्पेन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या नाम, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं थ्रू विंड। फिर उसके बाद आ जाती है हाइड्रोजन एनर्जी। अब हाइड्रोजन एनर्जी क्या है कि हम कोई एक मैकेनिज्म परफॉर्म करें या हम कोई केमिकल रिएक्शन करें कि हम पानी से हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकें या हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकें और उस हाइड्रोजन गैस को बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये अगर हम ये करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें 4 किस्म के प्रोसेस हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का। एक प्रोसेस है स्टीम रीफॉर्मेशन। स्टीम रीफॉर्मेशन से हम यानी कि जो है स्टीम रीफॉर्मेशन से हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करें। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म है जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन बेहतरीन फ्यूल है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल अगर आप नाम से ही देखो तो इसके दो हिस्से हैं, एक फ्यूल है और एक सेल है। सेल बेसिकली बैटरी से ही निकला हुआ है। फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बैटरी का प्रॉब्लम क्या है, बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैटरी ऐसी हो जिसको हम फ्यूल दे दें और वो फ्यूल की बेस पे बैटरी जो है चलती रहे तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्यूल सेल। ये है तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट लेकिन फ्यूल सेल फिजिकली तौर पे अभी भी बहुत थोड़े अवेलेबल हैं या दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च हो रही है। और कुछ आइडिया यही है कि जो कार में जिस तरह इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैटरी से चार्ज हो जाती हैं, एक सर्टन टाइम के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब वो बैटरी फिर दोबारा 5-6-7 घंटे के लिए चार्ज करनी पड़ती है ताकि हम उसे चला सकें। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से निकल जाएं और हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी ना लगाएं, हम फ्यूल सेल लगा लें तो फ्यूल सेल बेसिकली एक बैटरी की तरह ही काम करेगा, यानी कि आउटपुट पे डीसी ही देगा लेकिन इसके अंदर इनपुट होगा। इनपुट क्या होगा फ्यूल सेल में,
वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगी, और इसका आउटपुट फ्यूल सेल का बेसिकली वाटर निकलता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल सेल की कंपोजिशन बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है कि हम एक साइड से हाइड्रोजन इंजेक्ट कर रहे हैं, एक साइड से हम ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहे हैं, आगे फिल्टर्स लगे हुए हैं। वो फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, और बेसिकली वाटर बन रहा है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो एनर्जी जो है हम डीसी की फॉर्मेशन में हम आउटपुट पे ले लेते हैं। तो ये फ्यूल सेल का मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद आ जाती है एथेनॉल। एथेनॉल एक प्रोसेस है जो बेसिकली हम लोग करते हैं, यानी कि शुगर केन ये वगैरह से, या ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, मतलब कि शुगर केन है, शुगर बीट्स हैं, ग्रेप्स हैं, फिर इसे मेज़ है, वीट है, पोटैटोज़ हैं, वुड है, स्ट्रॉज हैं, स्टेम्स हैं। तो ये हमारे पास जो हमारे पास एथेनॉल का प्रोसेस में हम करते गए हैं कि स्पेसिफिकली शुगर केन से हम प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रोसेस होता है, उसके बाद एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। वो एथेनॉल है एज एन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज दो किस्म की होती है। एक स्टोरेज जिस तरह हम बैटरीज की बात करते हैं, दूसरी स्टोरेज ये होती है कि अगर हम कहें कि भाई हम मोटर चलाएं और मोटर से वाटर को पंप करके किसी हाइट पे ले जाएं, और उस हाइट को जैसे ही वाटर को वापस लेके आए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, इसे कहते हैं पंप स्टोरेज। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि एक किस्म की आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके वाटर को ऊपर पहुंचा दिया और फिर वही वाटर से इलेक्ट्रिसिटी दोबारा प्रोड्यूस की, तो वो इतना कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं होगा। लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो कुछ टाइम ऐसा भी हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वापडा की तरफ से कंज्यूम ही नहीं हो रही, और कुछ टाइम ऐसा अवेलेबल होता है जिस उधर हमें सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिस तरह पीक आवर्स जिनको कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे टाइम में जिधर हमें एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, उस टाइम पे हम पंप स्टोरेज कर लेते हैं, और जब ज़रूरत है तो फिर उसी पंप स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। सही है ना। फिर उसके बाद ये बैटरीज आ गई। अगर आप बैटरीज की अकॉर्डिंगली देखें तो बैटरीज जो है, कुछ कंट्रीज़ ने अपना वो बैटरी या स्टोरेज कैपेसिटी बनाई हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती है। इन केस ऑफ एमरजेंसी उधर से इलेक्ट्रिसिटी ली भी जा सकती है। तो बैटरीज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये आप देखो तो 1719 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो बैटरीज के स्टोर कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। सही है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें यह है कि हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें और उस इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल्स को चला रहे हैं। ये आप देखो तो ये अगर कैपेसिटी वाइज देखें तो ये ग्रेजुअली आप देखो ना, तो ये 2012 के आज जैसे ही पॉलिसीज़ बदली हैं तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू हो गया। ये अगर आप डेटा के अकॉर्डिंगली देखो तो ये देखो, ये बायो पावर है। इसी तरह आप गीगावाट्स में देखो तो ये हमारे पास ग्लोबली है, ये ब्रिक कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इटली, इंडिया। फिर उसके बाद जियो थर्मल है, फिर हाइड्रो पावर है, फिर ओशन है, फिर सोलर है, फिर कंसनट्रेटेड सोलर जिसे CSP या थर्मल कहते हैं, इससे है, फिर विंड से है। तो ये डिफरेंट वो हैं, क्या नाम है, कंपैरिजन चार्ट है कि पूरी दुनिया किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है गीगावाट्स में। इसी तरह ये अगर आप देखो तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो पूरी दुनिया के अंदर हो रही है इन रिन्यूएबल, और फिर उसके बाद ये पावर सेक्टर में ही किस तरह जो है ना, हमारे पास 2015 और 16 में कितनी कितनी गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सही है ना। तो ये इसी तरह ये आपके पास हीट है और ट्रांसपोर्टेशन है। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।